गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने मेहसाणा दंगे मामले में उन्हें मिली सजा पर रोक लगाने की संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। ऐसे में अब हार्दिक का चुनाव लड़ना असंभव है। इससे पहले 29 मार्च को गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में हार्दिक को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सजा मिलने की वजह से वे जनप्रतिनिधि 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत आ गए हैं। सुचित्रा मुखर्जी फोन लाइन पर हमारे जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा साहब, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत अब ये आ गए हैं और उसमें अंतर्गत है कि अगर आपको सजा ज्यादा है तो सजा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुचित्रा, आवाज मिल पा रही है आपको? सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। सुचित्रा साफ तौर पर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि हार्दिक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही और क्या बात है कि इनकार किया सुनवाई से? देखिए, यहाँ पर जो है इसके पहले ही हार्दिक पटेल ने याचिका लगाई थी कि जो सजा है उस पर जो रोक लगाई जाए, फिलहाल स्टे लगा दिया जाए। तो ये याचिका 2 दिन पहले ही आई थी, लेकिन ये था कि आज शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, इसे खारिज कर दिया है। और उस दौरान भी जल्द सुनवाई की मांग यहाँ पर हार्दिक पटेल की तरफ से की गई थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जल्द सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो मामला है सबसे पहले लोअर कोर्ट में गया था, यानी कि गुजरात के लोअर कोर्ट में गया था। फिर लोअर कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया था, यानी कि 2 साल की सजा मेहसाणा में जो दंगा हुआ था उसमें यहाँ पर दोषी पाया गया था। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में ये मामला गया 2015 में, वहां पर भी दोषी पाया गया, तो वहां पर भी राहत नहीं मिली। तो अंतिम जो वो था, एक आशा की किरण थी हार्दिक पटेल के लिए कि सुप्रीम कोर्ट शायद थोड़ा सा रिलीफ देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो अभी तो यहाँ पर साफ है कि चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था गुजरात में, तो आज आखिरकार हार्दिक पटेल जो है वो नामांकन नहीं कर सके हैं। तो ये साफ हो गया है कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में किसी भी पार्टी का गठबंधन तोड़ना या अलग हो जाना परिणाम के हिसाब से काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही सपा और बसपा महागठबंधन में हुआ है, जहां निषाद पार्टी ने सपा बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने का फैसला किया है, जिससे सपा बसपा महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दल महागठबंधन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई महागठबंधन तोड़कर पार्टी अलग हो जाए और उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए जिसे हराने के लिए गठबंधन किया गया हो, तो महागठबंधन पर इस बात का खासा असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही असर सपा बसपा गठबंधन पर भी पड़ने वाला है। हाल ही में सपा से रिश्ता तोड़ने वाली निषाद पार्टी यूपी में बीजेपी के साथ जा मिली है। हालांकि निषाद पार्टी के बीजेपी में शामिल होने के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, जो कि आखिरकार सही साबित हुए। बीजेपी यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन में हमारी सहयोगी बनी है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण निषाद को बीजेपी गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बीजेपी के यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने संकेत दिए हैं कि प्रवीण निषाद बीजेपी की गोरखपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव लड़ना संसदीय प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, तो प्रवीण चुनाव लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि निषाद पार्टी से गठबंधन होने से पूर्वांचल में बीजेपी और मजबूत होगी।
उधर निषाद पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज के साथ निषाद राज भी होगा। प्रवीण निषाद वही हैं जिन्होंने गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ से वो सीट लेकर अपने नाम दर्ज कराई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में सपा ने अपनी पार्टी चिन्ह पर प्रवीण निषाद को उतारा था। प्रवीण निषाद ने यहां से जीत हासिल की थी। इससे पहले निषाद पार्टी ने सपा बसपा महागठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ खास बात नहीं बन पाई, जिसके चलते निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कुछ ही दिन में गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। फिलहाल निषाद पार्टी का बीजेपी में शामिल होना सपा और बसपा के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। उच्चतम न्यायालय 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में बढ़कर कुछ भी नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि सीएम योगी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है इस देश को कहां ले जा रहा है, इस देश के नागरिकों को, मतदाताओं को एक बार कांग्रेस को सबक सिखाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी और इसीलिए आज जब देश अपने आम चुनाव का सामना कर रहा है, भाइयों बहनों, कम से कम इस देश का हर मतदाता कांग्रेस की इस दुरभिसंधि सेत के प्रति जागरूक। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही लोगों को जागरूक करने के मकसद से महाराणा प्रताप चौराहा पर मौजूदा इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में मतदाता जागरूकता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात भी की और कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ओल्ड एज और विकलांगों के लिए वोटिंग के दिन बूथों पर पानी और शेड की व्यवस्था कराई जा रही है। इस दौरान मंडलायुक्त प्रयागराज, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज और कौशाम्बी के जिलाधिकारी समेत निर्वाचन से जुड़े कई तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड की लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं वायनाड को नहीं चुना है, वहां गांधी परिवार का एक भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार का वायनाड से गहरा लगाव रहा है। केरल का वायनाड देश में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी जाना जाता है। राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। यहां से कांग्रेस का काफी पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। यही नहीं, गांधी परिवार की यादें भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी अस्थियों को केरल के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन ने वायनाड के पापनाशनी नदी में विसर्जित किया था। यही नहीं, राजीव गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी के साथ राहुल गांधी खुद वायनाड गए थे। बताया जाता है कि राहुल गांधी अपने पिता की अस्थियों को लेकर पहले तिरुनेल्ली मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद के करुणाकरन के साथ वायनाड की पापनाशनी नदी में उसे विसर्जित कर दिया। और इसी के बाद कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल भी बनाया था, जिसके बाद राजीव गांधी की सहानुभूति का राज्य में राजनीतिक फायदा मिला था। 1991 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 20 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी। अब करीब 28 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने जा रहे हैं, जहां उनके पिता की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ऐसे में राहुल गांधी को केरल की मिट्टी कितना अपनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वैसे भी राहुल ने अपने सियासी फायदे के लिए वायनाड को चुना है और ये बात सभी के जहन में है। कांग्रेस वायनाड लोकसभा सीट से 3 राज्यों को भेजने की कोशिश कर रही है, जो केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक को भी टच करता है। राहुल की ये रणनीति कितना कारगर होती है, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया है। यह फैसला मुद्रास्फीति में आई नरमी को देखते हुए लिया गया है। आरबीआई ने दूसरी बार किसी नीतिगत ब्याज दर में 0.25% कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, यानी रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। रिजर्व बैंक में साथ ही 2019-20 के लिए जीडीपी अनुमान को भी 0.2% घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने करीब 18 महीने के बाद रेपो दर में 0.25% की कटौती की है। लगातार दूसरी बार ब्याज दर में कटौती से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई का रेपो रेट अब तक 6.25% रहा था। वहीं बतौर गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में आरबीआई की दूसरी बैठक थी। नेशनल डेस्क। बीजेपी के 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। निरहुआ अखिलेश यादव को चुनौती देंगे। प्रेम सिंह मुलायम सिंह यादव को टक्कर देंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने 16वीं सूची जारी कर दी है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी नेता किरीट सोमैया को टिकट दिया गया है। क्रिकेट कट गया है। पार्टी ने इस बार मनोज कोटक पर दांव लगाया है। तो वहीं अखिलेश के खिलाफ ताल ठोकेंगे दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। यह रिपोर्ट देखिए। नाम फाइनल किए हैं। पार्टी ने फिरोजाबाद से डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, मैनपुरी से प्रेम सिंह शाह, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ मछलीशहर से पीवी सरोज को टिकट दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी की हाई प्रोफाइल सीट पर प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट पर है। सपा का इस सीट पर 1996 से कब्जा